नमस्ते। आज हम दक्षिण पूर्व एशिया के एक बहुत ही दिलचस्प द्वीपीय देश फिलीपींस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था मतलब कई जरूरी पहलुओं को छूती है। कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से फिलीपींस की कहानी के जो सबसे अहम हिस्से हैं उन्हें समझें। आप सोचिए, लगभग 7,600 द्वीप हैं इस देश में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। शुरुआत इतिहास से करते हैं। काफी लंबा और घटनाओं से भरा इतिहास है। बिल्कुल। फिलीपींस का जो आधुनिक इतिहास है वो असल में औपनिवेशिक ताकतों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। स्पेन ने वहां मतलब करीब 333 साल राज किया और उसके निशान आज भी दिखते हैं। फिर 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध हुआ, उसके बाद अमेरिका का असर बढ़ा और आखिरकार 1946 में फिलीपींस को पूरी स्वतंत्रता मिली। 3 सदी से भी ज्यादा स्पेनिश राज और फिर अमेरिकी दौर। इसका मतलब तो ये हुआ कि संस्कृति पर भी बहुत गहरा असर पड़ा होगा, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। आज की जो फिलिपीनी संस्कृति है वो इसी ऐतिहासिक घालमेल की ही देन है। इसमें वहाँ की जो मूल मलय जड़ें हैं उनके साथ स्पेनिश और अमेरिकी प्रभाव वो सब घुले मिले हैं। यही वजह है कि आप देखें तो फिलीपींस एशिया के उन कुछ ही देशों में से है जहाँ कैथोलिक धर्म मानने वाले ज्यादा हैं, बहुमत में हैं। और भाषाएं देखें तो राष्ट्रीय भाषा फिलिपिनो है जो तगालोग पर आधारित है। उसके साथ साथ अंग्रेजी भी, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा भी है और काफी बोली जाती है। अच्छा, और ये अंग्रेजी का इतना चलन ये आज की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी साबित हो रहा होगा, खासकर सर्विस सेक्टर में। लेकिन हम भूगोल पर वापस आते हैं। 7,600 द्वीप, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी और खूबी भी। हाँ, देखिए ये भूगोल ही फिलीपींस को खास बनाता है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, मतलब गर्मी और नमी रहती है। मानसून की बारिश खेती के लिए जरूरी है, पर हाँ, साथ में टाइफून का खतरा भी लाती है। और ये देश रिंग ऑफ फायर पर है, तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा तो आप कह सकते हैं हमेशा ही बना रहता है। मुख्य तौर पर इसे 3 द्वीप समूह में बांटते हैं। उत्तर में लुसोन, बीच में विसायस और दक्षिण में मिंडानाओ। ऐसे चुनौतीपूर्ण भूगोल के बीच अर्थव्यवस्था कैसे चलती है फिर? हमने सुना है कि कृषि अब भी काफी महत्वपूर्ण है। जी, कृषि पारंपरिक रूप से तो अहम रही ही है। चावल, नारियल, गन्ना, इनकी खेती खास है। लेकिन अब अर्थव्यवस्था का झुकाव जो है वो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की तरफ ज्यादा हो रहा है। और एक और बहुत जरूरी पहलू है वो पैसा जो विदेशों में काम कर रहे लाखों फिलिपिनो भेजते हैं, रेमिटेंस जिसे कहते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी जैसा है। इसका जिक्र बार बार आता है। ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है वहाँ? इसके पीछे एक बड़ा कारण तो है अंग्रेजी भाषा में लोगों की अच्छी पकड़। हाँ। और साथ ही जैसा हमने पहले बात की, अमेरिकी प्रभाव रहा है, तो एक तरह की सांस्कृतिक नजदीकी भी महसूस होती है जो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में, खासकर ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में मददगार है। ये बीपीओ सेक्टर न सिर्फ रोजगार दे रहा है बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने का भी एक बड़ा जरिया बन गया है। अच्छा। यानी शिक्षा और भाषा यहाँ आर्थिक विकास से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? इतने सारे द्वीपों में फैले देश में ये आसान नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था तो काफी फैली हुई है, साक्षरता दर भी अच्छी है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच, उसमें अभी काफी सुधार की गुंजाइश है। खासकर ग्रामीण और जो दूर दराज के द्वीप हैं वहां ये एक बड़ी चुनौती है। और अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ये एक गणराज्य है, राष्ट्रपति प्रणाली है। ठीक है। हाँ। अमेरिका की तरह ही यहाँ भी राष्ट्रपति ही सरकार और राष्ट्र दोनों के प्रमुख होते हैं। 3 शाखाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक लोकतांत्रिक ढांचा है पूरा। हालांकि ये भी सच है कि फिलीपींस का राजनीतिक इतिहास काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। राजनीतिक अस्थिरता कभी कभी एक मुद्दा बन जाती है। और इन सब के बीच पर्यटन भी एक अहम पहलू है ना? बोराकाय, पलावन जैसे नाम तो बहुत सुने हैं। बिल्कुल। फिलीपींस अपने खूबसूरत समुद्री तटों, द्वीपों और कोरल रीफ्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पर्यटन भी विदेशी मुद्रा लाने का एक और महत्वपूर्ण जरिया है। भारत के साथ संबंधों पर भी हमारे स्रोतों में कुछ जिक्र था। हाँ, हाल के सालों में देखें तो भारत और फिलीपींस के रिश्ते मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर तरह का आदान प्रदान बढ़ा है। खासकर समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ज्यादा जोर है। स्थल है तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी गंभीर हैं। प्राकृतिक आपदाओं का लगातार खतरा, गरीबी, भ्रष्टाचार के आरोप और कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता भी। सही कहा।
फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, संभावनाएं भी और चुनौतियां भी। भविष्य के लिए सरकार की प्राथमिकताएं देखें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचा, खासकर कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन, इनको मजबूत करना शामिल है। तो संक्षेप में कहें तो फिलीपींस एक जटिल, एक गतिशील देश है, औपनिवेशिक विरासत है, अनोखा भूगोल है, लोग जुझारू हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और साथ ही गंभीर आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा आगे की सोचें, इसकी जो रणनीतिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास का अपना बोझ है और जलवायु परिवर्तन जैसे नए खतरे बढ़ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले दशक में फिलीपींस के भविष्य को आकार देने वाला सबसे निर्णायक तत्व क्या होगा। क्या वो आर्थिक अवसर होंगे या फिर ये भौगोलिक और राजनीतिक चुनौतियां हावी रहेंगी? इस पर विचार करना जरूरी है।